नाउ हम लोग आज स्टार्टअप करते हैं मोलरिटी के बारे में। कल जो है हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, वॉल्यूम आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन एंड मोल फ्रैक्शन, जिसको कि हम लोग मोल अंश कहते हैं। इससे आगे हम अब आते हैं 1 2 3 4 हो गया था, तो ये हम लोगों का 5th नंबर हो गया मोलरता। यानी कि मोलरता क्या होती है। तो विलयन में कोई भी अगर हम लोग विलयन बना रहे हैं, गौर से देखना है थोड़ा। कोई विलयन बना रहे हैं, इसमें है विलायक, इसमें विलायक है और आप इसमें डाल रहे हो विलेय, और ये बन जा रहा है क्या, इज इक्वल टू विलयन। यानी कि विलेय प्लस विलायक मिलकर के विलयन बना रहा है। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो हमारा परिभाषा होगा 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता इसे कैपिटल M से निरूपित करते हैं, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि इन इंग्लिश इसको क्या कहिएगा, इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of the solution। 1 liter of the solution, ये हम लोगों का मोलरता। अब देखिए मोलरता से एक गणितीय इसका संबंध भी बनेगा, एक फॉर्मूला भी बनेगा। उस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं पहले। ना मोलरता इसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा, तो मोलरता जो है 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, तो यहां हम लोग लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में हमारा हो जाएगा विलायक, विलयन लीटर में। यानी कि विलयन का आयतन इस जगह ब्रैकेट में लिख देते हैं लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, विलेय के मोलों की संख्या बाय विलयन का आयतन लीटर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक जो है, मात्रक मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, जिसको हम लोग
कैपिटल एम या एम से भी निरूपित किया जाता है। ध्यान देना है, इसे एम से भी निरूपित किया जाता है, मोल पर लीटर या एम कैपिटल एम, यानी कि मोलरता। अब देखिए विलय के मोलों की संख्या, तो हम लोग मोल कैसे निकाल सकते हैं? तो मोल निकालने के लिए ऐसे तो हम लोग मोल जो है हमारा क्लास 11 का टॉपिक है, इससे रिलेटेड मोल को निकालने के लिए मैंने पहले से ही YouTube पे 3 वीडियो दे चुका हूँ। आप मोल वहाँ से बहुत बढ़िया से सीख सकते हैं, मगर इस फॉर्मूला में थोड़ा हम परिवर्तन कर देते हैं ताकि हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो मालूम करने में। तो विलय के मोलों की संख्या जो है वो हम लोग निकालते हैं दिया हुआ भाग बाय अनुभाग, अणु या परमाणु। अगर कोई एक है तो अगर एटम है या मॉलिक्यूल है तो दोनों जो है उसका भाग ले लेना है, इससे हम लोगों का मोल निकल गया। और नीचे में क्या हो गया? तो नीचे में हम लोगों को विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए इससे संबंधित एक दो बातें हैं जो कि प्राय ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या कि ये जो आप संबंध देख रहे हैं कि मोलरता विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है तापमान। देखिए यहाँ पर तापमान तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। अगर आप तापमान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो विलयन का आयतन लीटर में, आयतन है तो ताप के अनुसार आयतन में परिवर्तन होगा, इसलिए मोलरता जो है ताप पर निर्भर रहती है। मोलरता जो है ताप पर निर्भर रहती है। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं? अर्थात हम लोग कह सकते हैं मोलरता ताप के बढ़ने से, अब देखिए ताप के बढ़ने से क्या होना चाहिए? जब हम लोग यहाँ पर विलयन का आयतन है, ताप अगर आप बढ़ाते हो तो क्या होगा? आयतन फैलेगा। जब ये बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। यानी कि मोलरता ताप के बढ़ने से घटती है, मतलब कि यह इसका क्या होता है? विलोम होता है, व्यतिक्रमानुपाती होता है, घटती है। तो ये हम लोगों को मोलरता से संबंधित संबंध हो गया। अब देखिए इसमें और भी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे संबंधित ना अगर प्रश्न आता है तो हम लोग उसको तुरंत कर सकते हैं। कैसे? यदि द्रव्यमान प्रतिशत और घनत्व दिया हो तो मोलरता को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? यदि द्रव्यमान प्रतिशत एवं घनत्व दिया है तो, अगर द्रव्यमान प्रतिशत एवं घनत्व दिया है तो मोलरता क्या हो जाएगी? मोलरता जो है ये हम लोगों का द्रव्यमान प्रतिशत, एक सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशत गुना 10 गुना घनत्व और नीचे में जो विलय है, विलय का अनुभाग, विलय का अनुभाग। इसको फटाफट नोट कर लिया जाए। ये जो है ये हम लोगों को मोलरता से संबंधित सारी जानकारियां होंगी। अब इसके बाद हम लोगों का इसमें हम लोग करेंगे मोल, इसके बाद हम लोगों का है मोल लता।
इस लता में हम लोग देखेंगे मोल लता, तो उस जगह वहां पर क्या हो जाएगा, वहां सिर्फ एक परिवर्तन होता है। ये जो विलयन है उस विलयन में हम लोग यहाँ विलायक देते हैं, विलायक का भार केजी। तो इसकी देखिए ये हो जाएगा नंबर 6, हम यहाँ से देखिए चेंज कर रहे हैं। नंबर 6 मोल लता, मोलालिटी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पर 1 लीटर नहीं होगा, इस जगह होगा 1 केजी, 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोल लता कहते हैं। इसे ना छोटा वाला m, एक हम लोगों को कैपिटल M था, ये है हमारा स्मॉल m, मोलालिटी 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोल लता कहते हैं। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें, तो प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट, 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम मोल लता कहते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सो मोल लता विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, नीचे में हो जाएगा विलायक का भार केजी में, किलोग्राम में। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक मोल प्रति केजी, मोल पर केजी, यानी कि मोल पर ग्राम, या इसको छोटा वाला m से निरूपित करते हैं। फिर यहाँ पर भी अगर हम परिवर्तन करेंगे तो ये किस ढंग से परिवर्तन हो जाता है, इसको देखा जाए। ये हो जाएगा हमारा दिया हुआ भार बाय अणु या परमाणु भार, मोल के लिए है, डिवाइडेड बाय विलयन का ये तो हम लोगों का क्लियर हो गया कि ये मोल पर केजी या m जो है इनका मात्रक हो गया। इसे और भी दूसरा तरह से लिख सकते हैं, विलय के मोलों की संख्या यानी कि दिया हुआ भार डिवाइडेड बाय अणु या परमाणु भार, और उसको पूरा को किससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। तो ये हो गया हम लोगों का मोल लता। अब अगर हम लोग इसके टेम्परेचर डिपेंडेंस को देखते हैं, तापमान में होने वाले अगर चेंज को देखिएगा, तो विलायक का भार जो देखिए इन सबों से बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक से एक बढ़िया भी न्यूमेरिकल बनेगा। विलायक का भार केजी में, तो ये भार है, वजन है, तो वजन के टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोगों को कोई परिवर्तन आता है, नहीं आता है। तो जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो विलायक के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि मोल लता जो है
मोललता तापमान से अप्रभावित रहती है, यानी कि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यह टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है। इट डज नॉट depends upon temperature. It does not depends upon temperature. यह टेम्परेचर से अप्रभावित रहती है। ओके, अब हम लोग सांद्रता की विभिन्न जो इकाइयां थी जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे थे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, मोललता, इस पर आधारित सवालों को बनाते हैं। तो सवाल हम लोग नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 22 ग्राम बेंजीन, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हो तो टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। यानी कि यहां हमें करना क्या है, 22 ग्राम 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। यानी कि दोनों मिक्सचर में हमको बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना रहता है तो उनके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत के लिए। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है कि जिनका निकालना है उसका भार बटे कुल भार इंटू 100 कर दीजिएगा तो द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो हम लोगों का निकल जाता है। तब द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए आते हैं हम लोग, सबसे पहले ले लेते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, ऊपर में हो जाएगा हम लोगों को बेंजीन का भार और नीचे में जो है वो कुल भार, यानी कि बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार। तो ये हो गया हमारा बेंजीन प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भार, और इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे हम लोग
बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेंगे। तो फटाफट किया जाए, यहाँ पर हम लोगों का ये हो जाएगा 22 और इधर पर नीचे में 22 प्लस 122 इंटू 100, यानी कि ये हमारा हो गया 22 और नीचे में 144 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, करते हैं। इसके बाद जस्ट इसी तरह से दूसरा हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हम आते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। इस द्रव्यमान प्रतिशत में कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उनका भार लेना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हो गया उनका हम लोगों को भार लेना है और फिर जाकर के कुल भार लेना है। तो यहाँ पर ऊपर में अब जरूरी नहीं है कि हमेशा सबके लिए इस फॉर्मूला को आप रिपीट करें। तो बेंजीन का भार के जगह में कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार यानी कि 122 और यहाँ नीचे में 22 प्लस 122, तो ये इंटू 100। तो ये हम लोगों को हो गया 122, नीचे में 144 इंटू 100। एक को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को वैल्यू आ रहा है, एक को सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है 15.28 एंड सेकेंड जो है सेकेंड का हम लोगों को रिजल्ट आ रहा है 84.72%। 84.72%। तो ये मेथड हो गया जिसके हेल्प से ये हम लोगों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए एक क्वेश्चन हो गया। इसको नोट कर लिया जाए। ये एक हम लोगों का बेंजीन का और दूसरा जो है हम लोगों को कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, बेंजीन 30 है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड 100 माइनस 30 यानी कि 70 हो जाएगा। घुला हुआ हो तो प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। तो देखिए मोल अंश निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को दोनों का मोल निकालना होगा, दोनों का मोल। तो मोल निकालने के लिए एक तो लैंग्वेज टेक्निक हो गया, लैंग्वेज के तरीका से निकाल सकते हैं मगर उसमें बड़ा लंबा लिखना पड़ता है। तो हम लोग करते क्या है ना कि इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। देखिए सिंबल के रूप में, संकेतों के रूप में कैसे लिखने का, तो बेंजीन C6H6 मोल ऐसे करके C6H6 मोल ऑफ बेंजीन, भार और उसका अनुभार, इसके मदद से हम लोग मोल निकाल सकते हैं भार बटे अनुभार से। तो भार है 30 ग्राम, क्यों 30% के वजह से, और अनुभार जो हो गया वो 78 हो गया। इसी तरीका से ये हम लोगों का कुछ आएगा, थोड़ी देर में करते हैं सॉल्व। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में मोल ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए, फिर उसी तरह से भार, फिर जाकर के अनुभार, भार बाय अनुभार। तो हमारा भार जो है इस जगह में 78 ये हो जाएगा, और ये अनुभार हम लोगों का C6H6 बेंजीन का 78 आया। अगर इसको निकालने में कोई दिक्कत आ रहा है तो हम लोग इसको निकालने के लिए भी सीख सकते हैं। इसको हम लोग देख ही लेते हैं कैसा है, कैसे करके ये आ रहा है। तो देखिए ये एक रफ वर्ग है, तो यहाँ पर इसको बना देते हैं C6 और H6 है।
तो कार्बन का होता है 12 इंटू 6 72 12 6 72 और ये आपका 6 ये हो गया जाएगा 78 यहाँ 78 चला है। CCl4 कार्बन का 12 और 4 इंटू क्लोरीन का होता है 35.5 तो 35.5 इसको इसके साथ करेंगे तो ये 140 और ये आपका 112 और 142 तो ये जुड़ करके 154 हो जाएगा। तो इस जगह हम लोगों का C6H6 के लिए 78 आया और CCl4 के लिए 154 आया। इसके हेल्प से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का हम लोगों को मालूम चल गया क्या, तो दोनों का हम लोगों को मोल पता चल गया कि इसका मोल कितना होता है। ये हम लोगों को आता 0.385 और दूसरे का मोल अंश हम लोगों को आ रहा है 0.455। अब ये हमारा मोल, दोनों का मोल निकल गया। अब हम लोग आते हैं इसके मोल अंश को निकालने के लिए ना। मोल अंश क्या हो जाएगा, मोल अंश x सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं। मोल अंश जो है ये C6H6 का इज इक्वल टू इनका मोल ऑफ दिस मतलब क्या, बेंजीन, और फिर मोल जो है बेंजीन प्लस मोल जो है CCl4 का कितना हो जाएगा। C6H6 के लिए ये 0.385 बाय 0.385 प्लस 455 ये हम लोगों को एक रिजल्ट देगा। इसके बाद जस्ट इसी तरह से ऐसे तो देखिए ये रिजल्ट में 1 से इस रिजल्ट को माइनस कर दीजिएगा तो आपको इसका भी मालूम चल जाएगा दूसरा का। बट हम लोग सिस्टमेटिक कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। मोल अंश CCl4 का ये x जो है ये मोल अंश को बताता है, x ऑफ CCl4 यानी कि CCl4 का मोल अंश इक्वल टू कितना, तो ये आपका CCl4 हो गया, नीचे में हमारा बेंजीन हो गया, उसके बाद आपको CCl4, तो ये इसके ऊपर में 0.455 फिर 0.385 और ये 0.455 तो 0.385 और इनका मोल अंश हम लोगों को आ रहा है बेंजीन का 0.458 ये एक आंसर हो गया। दूसरा CCl4 का मोल अंश आ रहा है 0.542 ये दूसरा आंसर हो गया। मतलब दो अवयव हो गए जिसकी मदद से दोनों अवयवों का मोल अंश हम लोगों ने निकाल लिया। मोल अंश के बारे में एक बात और हम लोग सीखे हैं कि दोनों का जो मोल अंश होता है इनका और इनका अगर सम कीजिएगा, ऐड कीजिएगा ना, तो ये 1 आता है। तो ऑटोमेटिक अगर आप इस दोनों को ऐड करिएगा तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों जो है ना, दोनों का एडिशन 1 होता है। देयरफॉर ये जो चीज आप देख रहे हो, अगर हम लोग इसको नहीं भी सॉल्व करते तो ये भी रिजल्ट जो है हम लोगों का 1 को माइनस कर देने से आ जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत ये जो होते हैं ये दोनों ना एक ही टाइप के टेक्निक से बनते हैं, तो इसको हम लोग सीख लिए। तो ये भी उसी तरह से हो गया। इसके बाद मोल अंश पर आधारित प्रश्न को भी हम लोगों ने बना लिया। अब जो है हमारा अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो प्रश्न होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा वो मोलरता से संबंधित होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि मोलरता पर आधारित है। तो क्वेश्चन है उस विलयन की मोलरता की गणना करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हो।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो ऐसे हम 5 ग्राम दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग चले आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कैसे बनाया जाए। मोलरता, मोलरता जिसको कि हम लोग कैपिटल एम से निरूपित करते हैं। मोलरता इज व्हाट, तो विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे में हम लोगों का विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन इसमें तो लीटर में। देखिए यहाँ पर मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों को लीटर में बदलना होगा। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मोल तो हम लोगों को मालूम नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं क्या क्या है। तो मोल निकालने के लिए हमने एक और भी फॉर्मूला आपको बताया है कि मोल बराबर, इसी का एक दूसरा रूप जो होता है, मीन्स की एक और फॉर्मूला को हम और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ मोल आपको बता दें। मोल जो है वो भार, मतलब दिया हुआ भार, दिया हुआ भार, किसका भार, तो विलेय का भार बटे अनुभार, ऐसे निकाल सकते हैं। और मोल से संबंधित और बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मेरे इससे पहले वाले वीडियो में, मोल क्लास 11 के वीडियो में मोल से संबंधित जानकारी दी हुई है, तो वहां से आप मोल के और भी प्रश्नों को सीख सकते हैं। अभी हम लोग विलय से संबंधित क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो विलय के मोलों की संख्या, यानी कि इसको हम लोग कर देंगे दिया हुआ भार, दिया हुआ भार बटे अनुभार, बाय अनुभार, और होल डिवाइडेड बाय क्या चीज, तो विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। तो दिया हुआ भार, भार कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, तो ये हो गया 5। और अनुभार, अनुभार हम लोगों को NaOH का 40 होता है, ये कहां से आया, तो देखिए NaOH, Na जो है ये 23 है, ऑक्सीजन 16 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम, ये 40 हो गया। तो इस जगह पे ये 5 ग्राम है, देन ये 40 ग्राम है, फिर होल डिवाइडेड है 450, 450 मिलीलीटर। तो 450 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से 1000 से हम लोग इसको भाग करते हैं। तो ये हम लोगों को ओवरऑल जो है मोलरता निकालने के लिए अंतिम हम लोगों को संबंध ये इस तरह का आ गया। अब जब हम लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सॉल्व करने से ये रिजल्ट आ रहा है 0.278, ऊपर में मोल, नीचे में लीटर। यानी कि इनका जो मात्रक होगा, मात्रक को ख्याल रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में हम लोगों को मात्रक संबंधित प्रश्न जो है बहुत सारे आते हैं। तो मोलरता, मोल पर लीटर, इसका मात्रक या कैपिटल एम, ये आप लिख सकते हो। तो ये हम लोगों का मोलरता पर आधारित जो है ये क्वेश्चन हो गए, जो कि किसी भी विलयन की मोलरता को मालूम करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोग मोललता पर आधारित मोलरता के प्रश्नों को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब अगला हमारा मोललता है, स्मॉल एम, छोटा वाला एम, कैपिटल एम, मोललता, स्मॉल एम, मोललता से संबंधित प्रश्नों को हम अब सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में
विलयन की मोललता की गणना करें। बेंजीन की मोललता की गणना करें। तो अब इसको बनाने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो बेसिक, देखिए बोर्ड लेवल में बिल्कुल फॉर्मूला पर आधारित, बिल्कुल सूत्र पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं। बहुत ज्यादा नहीं रहता है कि हम लोगों को उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना। जो अगर आपको सिंपल सा रिलेशन मालूम है तो आप सवालों को आराम से बना सकते हैं। तो हम लोग आते हैं मोललता पर आधारित प्रश्न पे। मोललता की क्या परिभाषा होती है? मोललता, इससे पहले था मोलरता, यह है मोललता, यानी कि अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे मोलालिटी, और वो था क्या? मोलरिटी। तो मोललता यानी कि ऊपर में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का भार, विलायक का भार इसमें तो केजी में, विलायक का भार केजी में। अब हम चले आते हैं विलय के मोलों की संख्या। तो मोल जो है हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये हम लोग पहले अभी कुछ देर पहले सीखे थे, और इससे पहले कक्षा 11 में 11वीं कक्षा में भी हम लोग जान चुके हैं। मोल दिया हुआ भार बाय अनुभार से निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग मोलों की संख्या में आ जाते हैं। क्या चीज? विलय का भार। ओके, विलय का भार नीचे में क्या हो जाएगा? इसका अनुभार। किसका? तो विलय का अनुभार, विलय का अनुभार होल डिवाइडेड बाय विलायक का भार, विलायक का भार। विलायक का भार है किसमें? तो केजी में, विलायक का भार केजी में। इससे एकदम बिल्कुल 2 से 3 नंबर के न्यूमेरिकल तो बोर्ड में आना ही आना है, ये याद रखा जाए। विलय का भार, विलय का भार 2.5 ग्राम, और विलय का अनुभार तो देखिए ये इथेनोइक अम्ल है CH3COOH, इसका वेट कितना होगा? तो फटाफट थोड़ा निकाल लिया जाए, इधर पे इधर निकाल लेते हैं। CH3COOH, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 into 3 and 1 4, ये 4 हो गया। ये भी 2 पीस हैं। ऑक्सीजन हो गया प्लस 2 into 16, तो ये 12 और 2 24, ये 4 और ये 16 2 32, 4 4 8 और 4 12, 3 2 5 और 6 62। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 62 होल डिवाइडेड बाय बेंजीन 75 ग्राम बेंजीन में इसको मिलाया गया है। तो हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ केजी में बदल देना है क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है। तो ये 65 हो गया बाय 1000, 65 हो गया बाय 1000। अब ये हम लोगों को इसका रिजल्ट आ जा रहा है। सॉल्व करने से हम लोगों के पास 0.556, तो ये है 0.556 मात्रक। तो इनका यूनिट क्या होगा? यूनिट हमेशा लिखना है क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्राय आते हैं। मोल पर केजी, मोल पर केजी इसका यूनिट हो जाएगा, या दूसरा यूनिट, सॉरी दूसरा नहीं, और करके स्मॉल एम भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को देखिए, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ये जो सॉल्यूशन हो गया, ये जो विलयन हो गया, इस विलयन को मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। मोलर विलयन, यह विलयन जो है मोलर विलयन कहलाता है। आप सोचोगे सर ये सब आगे चक्कर क्या है, ये कभी मोलर बोले कभी मोलर, ये है क्या? तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग प्रयोगशाला में जब जाते हैं तो उसके बॉटल पे आप लिखे हुए देखते होंगे स्मॉल m,
लिखा हुआ देखते होगे कैपिटल M, फिर आप देखते होगे N, तो ये क्या होता है? ये विलयन की सांद्रता है जिस और उस सांद्रता को मतलब कि जो विलयन बना रहे एक तरह से आप समझिए कि विलयन का ताकत है, वह ताकत किस किस रूपों में निरूपित किया जाता है उसके पावर को, तो मोलल के रूप में, मोललता के रूप में, मोलरता के रूप में, नॉर्मलता के रूप में, तो इन्हीं को सिंबॉलिक रूप से संकेत के रूप में इनको हम लोग मोलर विलयन, इसके बाद मोलर विलयन और इसको हम लोग नॉर्मल विलयन, इसको नॉर्मल विलयन कहते हैं। तो ये हो गया मोलर विलयन, ये हो गया मोलर विलयन, ये हो गया नॉर्मल विलयन। तो इसके बारे में तो हम लोग अभी पढ़े, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो है इसके बाद वाले कक्षा में हम लोगों को आएगा, इसके बाद वाले क्लास में ये होगा। तो देखिए यहाँ पर अब इसके मदद से हम लोग क्या सीखेंगे, इस जगह पे हम लोगों ने सीखा कि ये मोलर विलयन, अगर बाय चांस ये लिखा रहता हमारा कहीं 2m तो क्या बोलते हैं, आपको कहना रहता कि ये कैसा विलयन, तो ये 2 मोलर विलयन है। अगर 5m रहता तो 5 मोलर विलयन, और ये अगर मान लेते हैं 10 रहता तो ये 10 नॉर्मल विलयन। ओके, तो ये हम लोग अभी सीखे द्रव्यमान प्रतिशत, जो कि द्रव्यमान आयतन लगभग एक तरह से निकलता है, फिर मोल अंश, फिर मोलरता, फिर मोललता। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे, उनमें सब मिला हुआ रहेगा, मतलब एक ही प्रश्न में आपको मोल अंश निकालना है, मोलरता निकालना है, मोललता निकालना है। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों का प्रश्न जो है अब वही रहेगा।